कॉन्टिनेंट और ओशियन ओरिजिन से रिलेटेड अब तक कई सारी थ्योरीज आई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रोपाउंड किया आपके अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने जो है बताया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, और साथ साथ ये एक बड़े जलवायुवेत्ता थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और ये अध्ययन कर रहे थे क्लाइमेट चेंज का। ये अध्ययन कर रहे थे क्लाइमेट चेंज का, और उसी दौरान इन्हें जो है इनके समक्ष दो ओपिनियन आते हैं। पहला ओपिनियन ये है कि या तो लैंड स्टेबल थे, या दूसरा ओपिनियन है या तो क्लाइमेट जोन स्टेबल थे। आइए इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इन्होंने फर्स्ट ओपिनियन बताया या तो लैंड स्टेबल थे, तो या दूसरा बताया इन्होंने कि क्लाइमेट जोन स्टेबल थे। जो फर्स्ट ओपिनियन है वो क्लाइमेट जोन को मूव करा रहा है और लैंड को स्टेबल कर रहा है। जैसे लैंड है यहाँ पे, ये लैंड अपनी जगह पे क्या हुआ, स्टेबल हो गया। और जो क्लाइमेट जोन जैसे ये टोरिड जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन है, ये क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो जिससे जो है इनके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का क्या होगा, इस लैंड मास है उसके ऊपर इफेक्ट दिखाई देगा। पहला ओपिनियन इस बात को प्रूव करता है। दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि यहाँ पर जो है क्लाइमेट जोन अपनी जगह, यानी जैसे टोरिड जोन है, टेम्परेट जोन है, ये अपनी जगह स्टेबल रहे और लैंड मास का अपनी जगह से क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, यानी ये अपनी जगह से खिसके, यानी कॉन्टिनेंट का क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ कॉन्टिनेंट एरिया का। तो जो सेकंड ओपिनियन था इसको बेस बनाया अल्फ्रेड वेगनर ने, और इसी बेस के आधार पर उन्होंने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या ही कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो प्रूव की है। तो आइए देखें इन्होंने इस पर क्या क्या चीज़ें बताई। तो सबसे पहले इनके कौन कौन से एजम्पशंस थे। इनके एजम्पशंस में सबसे पहले कॉन्टिनेंट का जो है इन्होंने ये बताया कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे सारे कॉन्टिनेंट। और इस जुड़े हुए कॉन्टिनेंट एरिया को इन्होंने पैंजिया कहा। पैंजिया एक बड़ा भूभाग था जो कि सभी कॉन्टिनेंट के मिलने से बना हुआ था, और चारों ओर से एक विशाल बॉडी ने, वाटर बॉडी ने इसको सराउंड करके रखा हुआ था, जिसको इन्होंने पैंथालसा कहा। पैंथालसा एक बड़ी वाटर बॉडी थी जिसने सराउंडिंग करके रखा हुआ था पैंजिया को। और पैंजिया के बीच में एक टेथिस सी था, जो है टेथिस सी, जो कि पैंजिया के बीच में स्थित था। तो स्टार्टिंग में इन्होंने ये एजम्पशन किए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो पैंजिया जो है, पैंजिया में 3 परतें नीचे मिलती हैं, सियाल, सीमा और नीफे। इसमें सियाल जो है वो हल्के पदार्थ का बना हुआ है, और सीमा जो है भारी तो पदार्थ का बना है, जिससे सियाल जो है सीमा पे ऊपर क्या हो रहा है, वो तैर रहा है या मूव कर रहा है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया। इस पे आगे चल के हम लोग और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो पैंजिया था, सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और जिनको हमने पैंजिया कहा। एजम्पशंस के बाद इन्होंने ये बताया कि जो पैंजिया था ये प्रारंभ में 2 भागों में टूटता है, जिसको उत्तर में लारेंशिया और दक्षिण में जो है गोंडवाना कहा गया। इसका उत्तरी भाग लारेंशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना था। और लारेंशिया फिर से 2 भागों में टूट रहा है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। और यूरेशिया 2 भागों फिर टूटता है, यूरोप और एशिया में। जिसके बाद जो है गोंडवाना जो है वो 5 पार्ट में टूट जाता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 5 पार्ट पर टूट रहा है। तो इन्होंने बताया कि आगे चल करके फिर यही ये जो है लारेंशिया से आपके 3 कॉन्टिनेंट बने, और जो साउथ वाला पार्ट था गोंडवाना से आपके जो है 4 कॉन्टिनेंट बने, जिसको आप नीचे वाले मैप पे देख सकते हैं। तो इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि जो है ये जो इसमें कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ और सारे कॉन्टिनेंट आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इसके लिए इन्होंने अटलांटिक कोस्ट को एविडेंस के रूप में यूज़ किया हुआ है। तो अटलांटिक कोस्ट में कुछ इसके दोनों ओर के जो कोस्ट हैं, वेस्ट और ईस्ट के, ये इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले अगर देखें, एक जियोग्राफिकल यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट ईस्ट कोस्ट है और यूरोप का जो वेस्ट कोस्ट है
और साथ साथ साउथ अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है और अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, इसको आपस में मिलाने पर ये एक जिग्सा फिट यानी खांचों में फिट हो जाने वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, जो ये बता रही है कि ये भाग कभी जुड़े हुए थे और टूट करके अलग हुए और फिर से इन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपस में क्या है, जुड़ सकते हैं व्यवस्थित तरीके से। साथ साथ यहाँ का जो रॉक फॉर्मेशन है या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के तटों का लगभग जो है सिमिलर मिल रहा है। यहाँ के जो फॉसिल्स हैं या वेजिटेशन है वो भी मैच कर रहे हैं। तो इसका ये सारी बातें ऐसा प्रूव कर रही हैं कि ये सारे भाग क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। ये एविडेंस इस बात को फ्लो बता रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो कॉन्टिनेंट है उनका ड्रिफ्ट हुआ है। तो जो नीचे एक पिक्चर है इसमें ये जो पोलर एरिया है, पोलर एरिया में जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के वेजिटेशन मिल रहे हैं, इसके फॉसिल्स मिल रहे हैं, और ट्रॉपिकल एरिया के जो एरिया में जो है पोलर रीजन के वेजिटेशन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पोलर रीजन के जो ये वाला पार्ट जो है कभी इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में रहा होगा, और पोलर और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला जो क्लाइमेट का जो रीजन वाला भाग है वो कभी जो है पोलर क्लाइमेट एरिया में रहा होगा, तभी वहाँ पे उस क्लाइमेट रीजन के वेजिटेशन वहाँ पे डेवलप हो पाए या वो फॉसिल्स वहाँ पे मिल सकते हैं। तो यानी ये भाग मूव होकर के नीचे आया होगा और नीचे वाला भाग ऊपर मूवमेंट हुआ होगा। तो ये मूवमेंट के इन्होंने क्या है एविडेंस दिए। साथ ही साथ ये एक जो अध्ययन स्टडी से पता चला कि ग्रीनलैंड जो है वो 1930 से पहले ये करीब जो है 20 मीटर पर ईयर के दर से जो है ये रेट से मूव कर रहा था। तो ये भी स्टडी के थ्रू पता चला। तो ये सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि सभी महाद्वीप आपस में कभी जुड़े हुए थे और साथ साथ जो है इनका जो है प्रवाह हुआ, ये अपनी जगह से क्या है खिसके थे, यानी उनके में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो ये जो है अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। और इस अल्फ्रेड वेगनर इन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से ऐसे फोर्स थे जिन्होंने इस घटना को घटित करने में अपना मेजर रोल प्ले किया है। तो इसके लिए उन्होंने 2 फोर्स की बात कही। सबसे पहले ये जो आपका कॉन्टिनेंट थे, ये सबसे पहले 2 दिशा में इनका डायरेक्शन मूवमेंट होता है। पहले इधर नॉर्थ की ओर और दूसरा जो है वेस्ट की ओर। नॉर्थ की ओर जो मूवमेंट होता है उसके लिए जो कॉज ऑफ फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, और दूसरा है फोर्स ऑफ बियोंसी। यानी 2 फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है उस समय जो गोंडवाना एरिया था वो दक्षिण में स्थित था। तो यहाँ पे जो इक्वेटर रीजन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और बियोंसी फोर्स जो है वो सियाल सीमा नीफे के कारण लग रहा है। सियाल जो है वो सीमा पे तैर रहा है जिससे इसका एक बियोंसी फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये जो है, और यहाँ से जो भूमध्य रेखा या जो इक्वेटर रीजन पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से गोंडवाना लैंड वाला पार्ट जो है वो उत्तर या नॉर्थ की ओर मूव कर जाता है। और उसी समय जो है सन और मून का जो है टाइडल फोर्स जो कि इसको अपने वेस्ट की ओर खींच रहा होता है, तो जिससे जो है कॉन्टिनेंट जो है वो आपके वेस्ट की तरफ भी मूव कर जाते हैं। इसी वजह से जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और अफ्रीका इक्वेटर रीजन और यूरोप और एशिया नॉर्थ में, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया वो साउथ में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, जो करंट हमारी कंडीशन है। तो ये जो फोर्स हैं ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है इस कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कराने के लिए। तो ऐसा अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये इसको आइए थोड़ा समराइज कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि सभी महाद्वीप कार्बोनिफेरस काल में आपस में जुड़े हुए थे, जिसका नाम पेंजिया था, और उसको एक बड़े वाटर बॉडी ने सराउंड करके रखा जिसको पैंथालसा कहा। आगे चल करके पेंजिया क्रैक्ड होता है लारेंशिया और गोंडवाना में, और लारेंशिया और गोंडवाना फिर से क्रैक्ड होते हैं और करके ये 7 महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। और उसी दौरान जो है इस पे जो एक्टिव फोर्स थे वो आपके जो एक्टिव फोर्स थे जो इक्वेटोरियल रीजन का ग्रेविटेशनल फोर्स और बुयांसी फोर्स सियाल सीमा का,
और इसके साथ साथ जो है सन और मून का जो है टाइडल फोर्स, ये मिल करके जो है इसको खींच के ले जाते हैं या इसको ड्रिफ्ट कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये था आपका जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन कोई भी थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से रिकॉग्निशन नहीं हो पाती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो आगे चल के इनकी आलोचना भी हुई। आलोचना जो हुआ उसमें जो इन्होंने फोर्स बताया, वो फोर्स को लेकर के वैज्ञानिकों में एक असंतुष्टि ये थी कि ये इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है कि इतने बड़े लैंड मास को अपनी तरफ क्या है खींच ले जा सकें। तो ये फोर्स को वो अच्छी तरीके से डिफाइन करने में असफल है। लेकिन इस थ्योरी ने ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट और ओशियन को एक नई दिशा दी, जिसने आगे चल करके प्लेट टेक्टोनिक ने वेल तरीके से डिफाइन किया कि कैसे कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हुआ है और कैसे जो है कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।